हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलिट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शशि तिवारी। जो लोग नए हैं मेरे इस चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए और तभी करिएगा जब आपको मेरा वीडियो समझ में आता है या आपको मेरा पढ़ाने का वे अच्छा लगता है। ठीक है, आपकी चॉइस है कंप्लीटली। ओके, नाउ आप मुझे अगर इंस्टाग्राम पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों के ही हैंडल आपके स्क्रीन पे दिए हुए हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। सो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है ना, ये बहुत प्रिमिटिव सेल होता है और बहुत सिंपल सेल होता है। ठीक है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अब ये जो सेल होता है ना, ये बेचारा बहुत सिंपल सेल है। इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस ना होने का मतलब ये है कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म तो है, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही फ्री है। ठीक है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं बनी हुई है। ठीक है, सो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और ये साइटोप्लाज्म है और इसके अंदर ये ऐसे फ्री है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइटोप्लाज्म है ये। ठीक है, और ये देखिए जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही है, कोई कवरिंग आपको इसके ऊपर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बनी हुई है और उसके अंदर ये है, नहीं, ये एकदम फ्री फ्लोटिंग है। जैसे कि जैसे आप समझिए कि नूडल्स को आप पानी में ऐसे डाल दें तो अगर नूडल्स को आपने कवर नहीं करा है, नहीं, नूडल इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल। ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे नूडल्स नहीं बहते रहते, मैगी ले लीजिए, मैगी मैगी बनाते हैं तो वो अगर उसका जो सूप रहता है उसमें वो ऐसे तैरता रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसे ही तैरता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे अंदर रहेगा, फ्री रहेगा, उसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर उसके ऊपर नहीं है। ओके, नाउ एग्जाम्पल क्या है प्रोकैरियोटिक सेल का? क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, किसी मतलब जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है ना, बहुत सिंपल सेल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, देन ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, माइकोप्लाज्मा मैंने आपको बता ही दी। आप माइकोप्लाज्मा, अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे माइकोप्लाज्मा वाला, तो वो भी प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये हम करेंगे, क्या होता है आप अभी समझ लीजिए कि पीपीएलओ क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। अब प्रोकैरियोटिक बेचारे जो सेल होते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें तामझाम है नहीं, तो तामझाम इन द सेंस की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज तो है नहीं, तो ये स्मॉलर होता है यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल थोड़ा एडवांस सेल होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल थोड़ा एडवांस सेल है, प्रोकैरियोटिक इतना एडवांस सेल नहीं है। लेकिन प्रोकैरियोटिक की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि प्रोकैरियोटिक में जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो बहुत फास्ट होता है। रिप्रोडक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लो, प्रोकैरियोटिक में माइकोप्लाज्मा है जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर इसका साइज है। ठीक है, और एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल है जिसका साइज है, टिपिकल बैक्टीरिया अगर आप ले ले तो टिपिकल बैक्टीरिया भी 3 to 5 माइक्रोमीटर उसका साइज होता है। ठीक है, अब आप समझिए कि क्योंकि साइज बहुत छोटा है, स्मॉलर है यूकैरियोटिक से, तो रिप्रोडक्शन बहुत स्पीड से होगा। ऑल राइट, ओके। अब अगर हम बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो किस किस शेप का हो सकता है, तो बैक्टीरिया में डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं। ये बैसिलस वाला शेप है, सिलिंड्रिकल है, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है इसका, इसको बोलते हैं बैसिलस। ये गोल गोल स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कॉकस। ठीक है, और ये निमोनिया, निमोनिया होता है ना, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, वो इसी का है। ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देता है, उसका सेल ऐसे ही है। विब्रियो, विब्रियो कॉलरी है। अगर विब्रियो कॉलरी, जिसको कॉलेरा होता है ना, उसके अंदर ये वाले बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो। ठीक है,
लैक्टोबैसिलस, मिल्क, मिल्क में ये पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो विब्रियो जो है ये कॉमा शेप्ड है, और स्पाइरलम आप देख रहे हैं स्पाइरल शेप के हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया का शेप है वो 4 डिफरेंट शेप है एज पर योर एनसीईआरटी। बैसिलस ये पहला शेप है, दूसरा कॉकस है, तीसरा विब्रियो है, और चौथा जो है वो स्पाइरलम है। राइट, ओके। नाउ जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का वो आप समझिए कि बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल का है प्रोकैरियोटिक सेल का, इसमें एक सेल वॉल है। ठीक है, एक सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल है। समझ में आई बात? ये सेल वॉल है, ये हमारी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इसके बाद इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म है। ये जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है जेली जैसा सब्सटेंस, ये साइटोप्लाज्म है। इसी में राइबोसोम्स आपको मिलेंगे, राइबोसोम्स। ठीक है, और इसी में आपको जेनेटिक मटेरियल दिखाई देगा जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो नहीं है वो कौन कौन से नहीं है? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है ना उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ये। गोल्जी बॉडी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो ये भी नहीं है। तो 3 चीज नहीं है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, गोल्जी बॉडी नहीं है। ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम है, और जो डीएनए है वो आपको विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट किसी कवरिंग के, विदाउट किसी मेम्ब्रेन के आपको यहाँ पे दिखाई देगा। राइट, ओके। अब जो सेल एनवेलप है, जो सेल एनवेलप है वो कैसा है? सेल एनवेलप क्या हो गया? सेल एनवेलप में 3 लेयर आती हैं। एक लेयर आती है आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, एक लेयर आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की आती है, एक आपकी सेल वॉल की लेयर आती है, और एक आती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, अलग अलग उससे बनाऊं क्या? ओके, ये हमारी सेल वॉल की लेयर हो गई, और ये हमारी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है। ठीक है, तो पिंक वाली कौन सी लेयर है? ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स जो लेयर है ना, ये सबसे आउटर लेयर है। ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है ये सबसे आउटर लेयर है। ठीक है, अब ये क्या होती है? ये इसको हम या तो स्लाइम लेयर बोल सकते हैं या तो कैप्सूल बोलते हैं। अगर ये बहुत थिक है, ठीक है, इसके जो ये जो लेयर है ये बहुत टाइटली पैक्ड है। ठीक है, ये बहुत टाइटली पैक्ड है, तो ये थिक होगी। अगर ये थिक है तो ये है कैप्सूल। लेकिन अगर ये लेयर जो है थोड़ी थिन है, थोड़ी लूज है, तो ये स्लाइम लेयर कहलाएगी। अगर ये थिन है, ये लूज है, तो ये कौन सी लेयर है? ये स्लाइम लेयर है। इज इट ओके? क्लियर है यहाँ पे? अब फंक्शन क्या होता है ग्लाइकोकैलिक्स का? फंक्शन ये होता है कि अगर सपोज करो मेरे अंदर कोई बैक्टीरिया है और मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो इस पे अटैक किया, तो कौन बचाएगा इसे? सबसे पहले इसे ग्लाइकोकैलिक्स बचाएगा। किसी के इम्यून सिस्टम से इसे ग्लाइकोकैलिक्स बचाएगा। ठीक है, और ये जो लेयर होती है ये क्या करती है? इस बैक्टीरिया को किसी सरफेस पे स्टिक करने देती है। ये सरफेस है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे स्टिक होगा, क्यों? क्योंकि ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इसे स्टिक होने में हेल्प कर देती है। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करती है। क्या करती है? डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करती है ये लेयर। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब ग्लाइकोकैलिक्स की बात खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं
सेल वॉल की। अब हम किसकी बात करेंगे? सेल वॉल के लेयर की। तो सेल वॉल का जो लेयर होता है ना, इसमें एक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। सेल वॉल में एक लेयर होगी पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, तो ये पर्पल वाली जो लेयर है ये किसकी है? पेप्टिडोग्लाइकन की है। अब सेल वॉल का काम क्या होता है? क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर हमने कौन सी पढ़ी थी? हमने एक लेयर इसके ऊपर पढ़ी थी जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर थी। पढ़ी थी ना हमने ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। सो ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है, अब इसकी बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस लेयर की। तो जो सेल वॉल वाली लेयर है ये रिजिड होती है। ठीक है, ये शेप और स्ट्रेंथ देती है। क्या देती है? ये शेप देगी और स्ट्रेंथ देगी। ठीक है, सेल के शेप को मेंटेन करके रखती है, सेल फट ना जाए। ठीक है, सेल ऑस्मोटिक बर्स्टिंग ना हो जाए उसमें, उससे ये बचाती है और एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है। तो सेल वॉल के तो इतने काम हो गए। ठीक है, अब बारी आती है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर हमने कर ली, हमने उसके नीचे की लेयर सेल वॉल कर ली। अब हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर को। अब ये बचती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर तो देखो भाई इतनी रिजिड तो होती नहीं है, तो फ्लेक्सिबल और पतली लेयर होती है ये। ठीक है, और किसके नीचे होती है? ये सेल वॉल की जो लेयर है इसके नीचे होती है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या था? ग्लाइकोकैलिक्स था। अब सेल वॉल की जो जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, ठीक है, इसका काम क्या होता है? कोई भी चीज आ रही है सेल के अंदर या कोई भी चीज सेल के अंदर से बाहर जा रही है, तो ये उसको चेक करेगा। इट्स लाइक गार्ड, गेट कीपर है ये। ठीक है, ये कहेगा कि देखो ऐसा है कि मैं डिसाइड करूंगा कि तुम अंदर जाओगे या बाहर आओगे। ठीक है, तो अब ये आप समझो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज ऑल्सो नोन एज गेट कीपर, गेट कीपर ऑफ सेल। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके पास एनर्जी प्रोडक्शन का कुछ और है नहीं, जैसे यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे साइट ऑफ रेस्पिरेशन भी यही है और एनर्जी प्रोडक्शन भी यही है। ठीक है, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन है और एनर्जी प्रोडक्शन है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? अब जैसे हमने सेल मेम्ब्रेन की बात करी कि ग्लाइकोकैलिक्स है, फिर हमारा सेल वॉल है, फिर हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये डिसाइड करेंगे भाई कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। दोनों ही तरीके का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेल वॉल है तो सेल वॉल दो, अगर सेल वॉल है तो जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव भी हो सकती है और ग्राम नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग क्या होती है एक अलग वीडियो है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर ग्राम पॉजिटिव है तो सेल वॉल है, ये सेल वॉल के अंदर एक लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है, सॉरी, ये पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। अगर ग्राम पॉजिटिव होगा तो ये लेयर जो होगी ये थिक होगी और ये पर्पल कलर की दिखाई देगी। अगर हम इसे स्टेन करेंगे तो ये पर्पल कलर की दिखाई देगी। अगर ये लेयर पतली है तो ये ग्राम नेगेटिव, यानी इसके ऊपर स्टेन नहीं चढ़ा है और ये किस कलर की दिखाई देगी? ये पिंक कलर की दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके, यहां तक हम समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। अब साइटोप्लाज्म क्या है? अब सेल के अंदर हमने समझा था ना कि सेल है और सेल के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। सेल के अंदर का जो लिक्विड है वो क्या है? वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक जेली जैसा सब्सटेंस होता है जो सेल को फिल करता है।
ठीक है। अब साइटोप्लाज्म को आप समझो कि इसके अंदर सारे एंजाइम्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं और मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो जितना रिएक्शन होगा ना, जितना मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है वो रिएक्शन सेंटर ऑफ लाइफ है। अगर साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने बंद हो जाएं तो ये सेल लिविंग नहीं होगा, ठीक है। जिंदा क्यों है? क्योंकि इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर ये रिएक्शन नहीं है तो मतलब सेल खत्म। क्लियर है? ओके। नाउ अब राइबोसोम की बात करते हैं। तो क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक का, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसमें कुछ होगा नहीं। बहुत छोटा सा राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। प्रोटीन फैक्ट्री होता है भैया, प्रोटीन यही बनती है, ठीक है। प्रोटीन कहाँ बनती है? यही बनती है। तो राइबोसोम होता कहाँ है एक्चुअली में? राइबोसोम इसी साइटोप्लाज्म में होता है। और ये क्या काम करता है? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। सो प्रोटीन फैक्ट्री जो है वो कौन है? वो राइबोसोम है, ठीक है। अब इसी के अंदर हमारा न्यूक्लियोइड रीजन होता है, जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल है। यहीं पे हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, यानी कि ऐसे करके कोई कवरिंग नहीं है। यहाँ पे ऐसे करके कोई कवरिंग नहीं है। ये ऐसे ही खुला हुआ पड़ा हुआ है, बिल्कुल जैसे कि मैगी को आप सूपी बनाए और उसमें नूडल्स तैरते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। अगर कवरिंग है तो वो ट्रू न्यूक्लियस कहलाती है। अगर कवरिंग नहीं है कोई, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। अगर है तो वो ट्रू न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे डीएनए जो है वो बिल्कुल खुला हुआ पड़ा हुआ है, सर्कुलर है, नेकेड है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। क्लियर है? तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के बिना है। जब मेम्ब्रेन आ गई इसके ऊपर तो ये न्यूक्लियस बन जाएगा। अब क्योंकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये न्यूक्लियस नहीं है। ये क्या है? ये न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। ये फ्री है। यहां तक क्लियर हो गया? कोई न्यूक्लियोइड रीजन नहीं है, मतलब ये न्यूक्लियोइड रीजन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं। अगर देखो, समझो बात को। अगर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन मैं बना दूं, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे ट्रू न्यूक्लियस। अब अगर ये मेम्ब्रेन ही नहीं है, ये मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो ये न्यूक्लियस भी नहीं है। तो ट्रू नहीं है तो फॉल्स है ना। ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में बस इतना ही था। इफ इन केस अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं क्लियर करूंगी। ऑलराइट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज गो हेड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।